क्वेश्चन निकालना जरा। आपने ग्रुप ज्वाइन किया आदित्य? अभी नहीं किया? आज आप कर देंगे ग्रुप में लिंक, तो आप पे क्वेश्चन आ जाएंगे। निकालना है थोड़ा, निकाल लिए क्वेश्चन? निकाल लिए? पहला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में प्रेरित कारक रहे होंगे या रहे थे? ठीक है, क्वेश्चन सुना आपने? भारत में तृतीय चरण का जो उपनिवेशवाद था उसको प्रेरित करने वाले कारक रहे होंगे। पहला है इसमें भारत को अधिकाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश में प्रयोग किया जाना। दूसरा ऑप्शन है 1857 के महाविद्रोह की पुनरावृत्ति को रोकना। तीसरा है भारत में विस्तारवादी या साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का विस्तार। ये भी था क्या इसमें जो थर्ड पॉइंट लिखा है मैंने? ये तो द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद की व्याख्या हो रही है, तो अप्रत्यक्ष था ना, और विस्तारवादी और साम्राज्यवादी लिख दिया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि विस्तारवादी और साम्राज्यवादी जो विचारधारा का विस्तार था वो हो कहाँ रहा था? द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में राजनीतिक उद्देश्यों में शामिल नहीं थे। ठीक है, राजनीतिक उद्देश्यों में कौन सा शामिल नहीं था? पहला है अप्रत्यक्ष भारतीय नियंत्रण पर बल, ये शामिल था ना। लॉर्ड लिटन के काल में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाना 1876 में, ये भी सही है, कल किया था ना हमने, आपको ध्यान आ रहा है? तो ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। भारत में 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन, सही तो है ये भी। देशी रियासतों एवं स्थानीय राजाओं से अलगाव की भावना रखना, अलगाव नहीं रखा ना, उनको अपने साथ बांध के रखने का प्रयास किया गया, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, ये सारी चीज़ें हमने कल की थी, वहाँ इन चीज़ों का विस्तार देखा गया। तो इसमें कौन सा गलत था ये बताना था, तो केवल 4 गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? ऑप्शन नंबर सी बनना है ना, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली का जनक माना जाता है लॉर्ड कैनिंग। भारत में 1857 के विद्रोह के उपरांत ब्रिटिश संसद ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के दोहरे शासन को समाप्त कर किस पद का सृजन किया था? भारत सचिव का पद, ये हमने कल किए थे क्वेश्चन। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड मेयो, इनमें से इसका आंसर होगा लॉर्ड मेयो। ये मैंने बताया नहीं है, लेकिन इसका लिंक यहीं पे बन रहा है, आगे जब हम राष्ट्रवाद पढ़ेंगे वहाँ ये आ जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो हमने कल की क्लास में सीखा था, उसका असेसमेंट हो गया। आज हमने पढ़ना है तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में आर्थिक नीतियाँ। हम क्या पढ़ रहे हैं मिस्टर आदित्य? हम क्या पढ़ रहे हैं? ना क्या चल रहा है मेन हमारा टॉपिक, क्या चल रहा है अभी? उपनिवेशवाद का तृतीय चरण चल रहा है ना, थर्ड फेज ऑफ कोलोनियलिज्म। इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने? थर्ड फेज के जो उपनिवेशवाद है, तीसरे चरण का उपनिवेशवाद है, इसका उद्देश्य क्या बताया था मैंने? इसके 2 उद्देश्य बताए थे मैंने, कौन कौन से हैं? वो तो प्रभावित करने वाले कारक होंगे जो तृतीय चरण के उपनिवेशवाद को प्रभावित करेंगे। हाँ, भारत को एज ए इन्वेस्टर यूज करना है, ठीक है, एज ए इन्वेस्टिंग फील्ड यूज करना है। दूसरा कि 1857 की क्रांति के जैसी दोबारा संभावनाएं न बन पाए, इस चीज़ को प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसी क्रम में हमने राजनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों को समझ लिया था कल। राजनीतिक उद्देश्य में क्या पढ़ा था हमने? हाँ, यस,
प्रत्यक्ष नियंत्रण को छोड़कर अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर बल दिया। फिर उसमें क्या क्या किया हमने, वो सारी चीज़ें कल पढ़ी थी। और प्रशासनिक नीति में क्या देखा था कि 1857 जैसी क्रांति का दोहराव न हो, पुनरावृत्ति न हो, उस चीज़ के लिए हमने अलग अलग प्रावधान देखे थे। जैसे पोर्टफोलियो पद्धति बताई मैंने आपको, वायसराय की शक्ति को बढ़ाना था, भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। आज नेक्स्ट है हमारा आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियों को हम 3 चीज़ों में तोड़ेंगे। पहला आएगा इसमें कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था। सेकंड उद्योग, और तीसरा इसमें हम समझ लेंगे व्यापार वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। इन 3 की पॉइंट पर हम अपना पूरा फोकस रखेंगे इकोनॉमिकल बिहेवियर को समझने के लिए तात्कालिक भारत के। कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था, उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य। उतार लिया ना। तो देखो कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था को थोड़ा समझना है। भारत में हमने पढ़ लिया है प्रथम चरण का उपनिवेशवाद और द्वितीय चरण का उपनिवेशवाद। इसमें हमने देखा था भू राजस्व की कौन कौन सी व्यवस्थाएं पढ़ ली थी हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा था द्वैत शासन पद्धति, उसके बाद हमने फार्मिंग पद्धति समझी थी, उसके बाद स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, फिर रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, फिर हम जो लास्ट का रिजल्टेंट देखते हैं, पूरे भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी 1857 की क्रांति तक। कौन कौन थी उसमें मुख्य रूप से परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। अब इन तीनों का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर था कैसा, शोषण मूलक। शोषण ही तो हो रहा था ना इसमें। मैंने आपको समझाया भी था द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में कि इन भू राजस्व व्यवस्थाओं का जो इम्पैक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव था, अकाल, भुखमरी, है ना, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ये सारी समस्याएं तो थी इनमें। तो ये क्या था हमारा, एक शोषण मूलक इनका बिहेवियर रहा था, एक्सप्लोटेरी इनका बिहेवियर था किनका, जो भू राजस्व व्यवस्थाएं इन्होंने स्थापित की थी भारत में। अब हुआ क्या कि तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में इन्होंने एक सेंटिमेंट फैलाया कि हम क्या कर रहे हैं भारत के साथ। उद्देश्य जाना है आपको, राजनीतिक उद्देश्य क्या था, पहला उद्देश्य कि भारत के साथ ब्रिटिश क्राउन का जो संबंध है वो कैसा रहेगा, सौहार्दपूर्ण लिखवाया होगा। सौहार्दपूर्ण का मतलब होता है भाईचारे का संबंध, हम एक दूसरे को म्यूचुअल अकोमोडेशन से आगे बढ़ाएंगे ऐसा। ठीक है, तो दिखने में हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ सुधार हो रहे हैं, लेकिन उनका हमको पर्याप्त फायदा नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जहाँ जहाँ भी स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी वहाँ पर रैयतवाड़ी कानून लाया गया। ठीक है, पहला है 1859 का रैयतवाड़ी कानून, दूसरा था 1885 का रैयतवाड़ी कानून। इन कानूनों के माध्यम से ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया। अब देखो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी क्या और स्थायी बंदोबस्त क्या था। आपको ध्यान है परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो रैयत होता था, जो किसान होता था, वो भूमि का मालिकाना हक नहीं होता था उसका। तो भूमि का मालिकाना हक देने के लिए किसको, किसान को। ठीक है, तो पहला उद्देश्य ये रखा गया, रैयतवाड़ी कानून लाया गया ना। मैंने 2 सन बताए भी लिख पाऊंगा, पहला 1859 का था, दूसरा 1885 का। इन दोनों को बोलते हैं रैयतवाड़ी कानून। और इन कानूनों को लेके आया गया किस क्षेत्र में, जहाँ पे स्थायी बंदोबस्त वाले लैंड थे जो। ठीक, तो यहाँ 2 कानून लाए गए। इसके माध्यम से ये प्रयास किया गया कि जो हमारे किसान लोग हैं इनके पास भूमि का मालिकाना हक बना रहे। और दूसरा इनका उद्देश्य ये था कि जो बार बार टैक्स में बढ़ोतरी हो रही थी, मनमाने ढंग से टैक्स बढ़ाने की उसमें क्षमता थी ना स्थायी बंदोबस्त में, तो उस चीज़ को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि भारत को उतना
उतना सफल इसको नहीं माना जाता है ये जो कानून बनाए, क्योंकि उसके लिए भी हम लोगों को आंदोलन करने पड़ते थे ना, कि हमको ये करना है वो करना है, तो ये उतना सफल नहीं रहा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी क्षेत्र में क्या समस्या थी मेन? रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? जहाँ पर जो किसान होते हैं उनको भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता है। जब भूमि का मालिकाना हक दिया गया, उससे क्या हुआ कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता आई। मैंने समझा था आपको, ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्यों आई थी? भूमि को विक्रय योग्य बना दी, भूमि को विक्रय योग्य बना दी तो अब मेन उनके पास एज जैसे हम किसी अमीर आदमी के पास उधार लेने जाते हैं तो क्या देखता है? हमारी संपत्ति देखता है। तो संपत्ति के रूप में भूमि आ गई मेरी अब। तो ये पूरा का पूरा जो किसान बीज उगाने के लिए क्या चाहिए होता था? उधार लेता था, तो वो पूरा पैसा चुका नहीं पाता था। इसी क्रम में वो उसकी भूमि को अपने पास कब्जे में कर लेता था। तो इसे कहते थे ग्रामीण ऋणग्रस्तता। तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता सबसे मेन समस्या थी रैयतवाड़ी, जहाँ रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित थी। तो इसको बचाने के लिए अब इसके बाद क्या होता है? भूखमरी, अकाल, ये वाली समस्याएं थी। तो आपने सुना होगा दक्कन के दंगे। 1870 के दशक में जो दक्कन क्षेत्र, मतलब दक्षिण भारत का क्षेत्र है दक्कन क्षेत्र, इसमें बहुत बड़े दंगे होने लग गए। इतने बड़े दंगे कि लगभग 2 लाख लोगों की इसमें मृत्यु मानी जाती है। आपस में लोग भिड़ने लग गए ना, खाने के लिए नहीं, एक दूसरे को ही मारने लग गए लोग, तो दंगे होने लग गए। इस चीज़ को बचाने के लिए फिर 1879 में 1879 में दक्कन कृषक सहायता कानून लेके आई ब्रिटिश सरकार। इसमें थोड़ा लिखेंगे कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था में। ब्रिटिश काल में स्थापित भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश काल में स्थापित भू राजस्व व्यवस्था जिनमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी शामिल थी। आज की क्लास थोड़ा थियोरेटिकल जाएगी क्योंकि ये ऐसे ही समझ में आएगा। मिस्टर आदित्य, आपका मीडियम हिंदी है ना? ओके। लिखा रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। क्या था? स्टार्टिंग कहाँ से किया था भारत में? शामिल है। का किसानों के प्रति शोषणमूलक व्यवहार रहा था। का इन तीनों व्यवस्थाओं का ब्रिटिश काल से इनका किसानों के प्रति शोषणमूलक व्यवहार रहा था। किसानों के प्रति शोषणमूलक व्यवहार रहा था। जब ब्रिटिश क्राउन का जब ब्रिटिश क्राउन द्वारा राज्य स्थापित किया गया, 1857 के विद्रोह के बाद क्राउन बैठेगा ना, राज्य स्थापित किया गया तो उसके द्वारा कुछ मौलिक परिवर्तन किए गए। उसके द्वारा कुछ मौलिक परिवर्तन भू राजस्व व्यवस्था के सुधार में किए गए। कुछ मौलिक परिवर्तन भू राजस्व व्यवस्था के सुधार हेतु किए गए। सुधार हेतु किए गए। हालांकि इन सुधारों का भारतीय कृषि में
भारतीय कृषि में कोई सकारात्मक लाभ नहीं, कोई सकारात्मक लाभ नहीं मिला। फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो, जहाँ स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त, वहाँ लेके आई है 1859 1885 का रैयतवाड़ी कानून। रैयतवाड़ी कानून। और रैयतवाड़ी कानून में था क्या? जो हमारे रैयत हैं, किसान, रैयतों को भूमि का मालिकाना हक मिले, भूमि का मालिकाना हक मिले। और सेकंड पॉइंट इसमें बनता है कि मनमाने भू राजस्व वृद्धि को रोकना, भू राजस्व वृद्धि को रोकना। जहाँ जहाँ स्थायी बंदोबस्त था वहाँ ये एक्ट लेके आएगी, ठीक। और जहाँ पर हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जहाँ जहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वहाँ पर हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मेन समस्या पैदा हुई थी, वो समस्या क्या थी? ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अकाल, भूखमरी, ये समस्याएं थी। तो इस समस्या के कारण जो परिणाम मिलेगा 1870 के दशक में दक्कन के दंगे होंगे। इसके लिए जो ब्रिटिश प्रयास करेगी, ब्रिटिश प्रयास 1879 में दक्कन कृषक सहायता कानून, दक्कन कृषक सहायता कानून लेके आएगी सरकार। 1859 और 1885। भू राजस्व की व्यवस्था जहाँ पे स्थायी बंदोबस्त थी उनमें सुधार करने के लिए ये प्रयास किया, और जहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वहाँ पे सुधार करने के लिए दक्कन कृषक सहायता कानून लेके आ गया 1879 का। लिख लिया हिमांशु भाई आपने? क्या वो आता है क्या आपको? आशुलिपि में लिखते हो क्या इतनी जल्दी? शॉर्ट हैंड जानते हो क्या? इतनी स्पीड तो शॉर्ट हैंड वाले लिख सकते हैं। हाँ, रैयत या किसान एक ही चीज हुआ ना, किसानों को ही रैयत कहते हैं ना। मिस्टर हिमांशु, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? आप समझ पाए इस चीज को? क्या अभी तक भागवत चल रही थी क्या? अच्छा, देखिए हमने कल तक मेन टॉपिक क्या चल रहा है? तृतीय चरण का उपनिवेशवाद, थर्ड कोलोनियलिज्म फॉर द थर्ड फेज इन इंडिया।
ये चल रहा है मेन टॉपिक, ठीक है। इसका हमने कल उद्देश्य समझे थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे समझे थे ना। उसके बाद हमने इसके लिए पॉलिटिक्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म्स होने थे वो सीख लिए थे। आज का टॉपिक था कि इकोनॉमी को इन्होंने कैसे चेंज किया, ठीक है। हाउ द इकोनॉमी विल चेंज ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ कोलोनियलिज्म, तो वो वाला टॉपिक चल रहा है, ओके। तो उसमें देखो मैंने 3 की पॉइंट बना के रखे हैं कि इन्होंने हमारे एग्रेरियन जो इकोनॉमी है और जो हमारी भू राजस्व व्यवस्था थी उसको कैसे इम्पैक्ट किया। सेकंड है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको कैसे इम्पैक्ट होगा, जो तुम कल बोले थे ना कि भारत के व्यापारी आगे नहीं आ पाए, उसको भी वो पॉइंट आज ही होना है। तीसरा देखो व्यापार एवं वाणिज्य, कॉमर्स एंड ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट करेगा। इकोनॉमी में इन्हीं चीज़ों पे तो डील होती है। तो हमने पहला लिखा है कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था। किसी भू राजस्व व्यवस्था में आपको मैंने समझाया था कि सेकेंड फेज के कॉलोनियलिज्म तक आते आते जो लैंड रिफॉर्म्स है, जो हमारी भू राजस्व व्यवस्था थी ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के 3 क्राइटेरिया फिक्स हो गई थी। कौन कौन सी थी? परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था रैयतवाड़ी, तीसरा था महलवाड़ी, ओके। तो रैयतवाड़ी जो एरिया था और जो स्थायी बंदोबस्त वाला क्षेत्र था, इनका एरिया कैसा था? थोड़ा शोषणमूलक था, एक्सप्लोटेरी इन नेचर। तो उसको बचाने के लिए देखो क्या कर रही है सरकार, काम कर रही है। कौन है? ब्रिटिश क्राउन। स्थायी बंदोबस्त जहाँ था वहाँ किसानों के अधिकारों को बचाने के लिए ये प्रयास किए गए, और जहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वहाँ पे किसानों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया। तुम्हारे सामने, आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? मैं तब तुम्हें भागवती सुना रहा हूँ यार अब। आप फोकस नहीं कर पा रहे हो क्या? आपको समझ में आया? ये ज़्यादा टफ हो रहा है? आ जा रहा है। रॉकेट साइंस तो नहीं, तो आर्ट साइड की चीज़ें हुई बहुत आसान होती हैं। तो पिछले जन्म में थोड़ा पढ़ा था, 1-2 साल पहले तो पढ़ा। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होगा भारत में, जो मेन समस्या है वो क्या है? देखो ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अकाल, भूखमरी, ये बहुत ज्वलंत समस्या रही होगी ना। एक उस समय का असेसमेंट है, इसको ध्यान देना, 1837, एक 1837 में एक असेसमेंट किया गया फेमिनाइन के लिए, मतलब ये अकाल के लिए। तो भारत में इसका कारण पाया गया कि 1800 करोड़, इतना रुपया हमारे जो रूरल बैकग्राउंड के किसान थे उनके पास इतना अधिभार था। देखो ये 1800 करोड़, 1800 करोड़ रुपए का, ये कौन सा सन है? देखो जरा, ईयर पर ध्यान दो जरा। देखो 1837, तब 1 रुपये की वैल्यू कितनी ज़्यादा रही होगी, और उस समय 1800 करोड़ रुपये का ग्रामीण ऋणग्रस्तता पाई गई। इतना उधार था किसानों के पास। उधार लेके तो काम चलाते थे ना। जैसे मान लो कि मैं हूँ क्या कहते हैं साहूकार, आप लोगों किसान। आप लोगों को अगर ज़मीन में कुछ खेती करनी है तो पहले आपको बीज के लिए रुपया चाहिए ना, और बीज के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा मैं दूंगा आपको। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हो गया था कि आप अपनी लैंड को बेच सकते हो, क्रय विक्रय कर सकते हो अपनी लैंड का। तो अब अमीर आदमी जब उधार देता है तो वो देखता है ना कि तुम्हारे पास सोना कितना है, तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है। तो संपत्ति उस समय क्या हो गई थी? विक्रय योग्य होगी। तो तुम्हारी संपत्ति मेरे लिए क्या बन गया है? कोलेट्रल कहते हैं जिसको इकोनॉमी में, वो होगी कोलेट्रल। तो एज ए कोलेट्रल आपकी लैंड को मैं अपने पास रख लूँगा, क्योंकि इतनी गारंटी है कि आपकी खेती इतनी नहीं होगी कि आप मेरा कर्ज चुका सको। तो इसकी समस्या क्या बनेगी? ग्रामीण ऋणग्रस्तता, और जो उधारी की कीमत थी उस समय इतनी पाई गई, ठीक। तो इसके लिए ये समस्या इन्होंने डायग्नोस हो गया ना, बीमारी का पता लग गया कि बीमारी क्या है, ये ग्रामीण ऋणग्रस्तता। तो इसके लिए हम देखते हैं 1879 के ड्यूरेशन में एक स्ट्रेची कमीशन बनता है, सुना होगा शायद आपने, स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन का काम यही था कि भारत में अकाल का कारण जानना था इसको। एक कारण तो इनको समझ में आया, और भी कारण क्या क्या हो सकते हैं जिसके कारण भारत में क्या आ रहा है? फेमिनाइन की समस्या आ रही है, अकाल क्यों पड़ रहे हैं, भूखमरी क्यों है। तो इसके लिए स्ट्रेची कमीशन बना। ये आता है एग्जाम में बार बार। स्ट्रेची कमीशन क्यों बना समझ में आया ना? अकाल के कारणों को जानना था। तो इस चीज़ को लिखो जरा अपनी कॉपी में। अब ये साथ साथ ही चलेगा ना, इतनी लंबी थ्योरी लिखाऊंगा तो बहुत समस्या आ जाएगी।
इन चीज़ों को साथ साथ में आप लिंक करते चलना। हिमांशु भाई, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि स्टैची कमीशन क्यों बनाया गया था, वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट, उस समय इंडियन गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेक्स स्टैची कमीशन फॉर विच, क्या ऑब्जेक्टिव था? अकाल की समस्या को जानना है। अकाल क्यों पड़ रहे हैं भारत में और अकाल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके लिए स्टैची कमीशन आया था। इसने जो चेक करना था अकाल की समस्या का जो एपिसेंटर बना था वो था उत्तर भारत और दक्कन। हाँ, दबे रहे हैं करके। हाँ, किसान हुए तभी तो 1857 का विद्रोह हुआ ना। ये देखो, ये सारी जो एक्ट मैं बना रहा हूँ देखो 1857 के विद्रोह के बाद बन रहे हैं। इस चीज़ पे ध्यान देना है ना, पूरी क्रोनोलॉजी में लेके जा रहा हूँ आपको। यस, देखो ये जितने भी रिफॉर्मेटिव हो गया ना, मतलब सुधारात्मक प्रयास हो रहे हैं, देखो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पॉजिटिव रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो ये तब हो रहे हैं जब 1857 का महाविद्रोह हो गया है। देखो ये पहला देखो 59 और 85 लिखा है ना, तो 1857 के बाद की घटना है। वहाँ देखो सब 1857 के बाद की घटना मिलेंगी आपको, ये सुधारात्मक प्रयास जो किए जा रहे हैं ये कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टैची कमीशन बन के आ गया। स्टैची कमीशन के ही रिकमेंडेशन पे आगे हम देखते हैं 1883 में बनता है अकाल संहिता। अब बनेगी अकाल संहिता, फेमिनाइन कोड, अकाल संहिता। कुछ ब्लर हो रहा है क्या, चीजें लिंक हो पा रही हैं? नहीं, अगर उन देखो ना, अभी तक विद्रोह होते रहे, विद्रोह तो लगातार होते आ रहे हैं। कल से जब हम राष्ट्रवाद, नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रवाद शुरू होगा तो वही पढ़ाना मैंने कि शुरुआत में जब राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है वो जनजातीय और किसान आंदोलनों के रूप में होती है, लेकिन जनजातीय और किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उसका स्वरूप कैसा होता है, लोकल मतलब स्थानीय होता है, एक नेशनल लेवल का प्रोटेस्ट नहीं हो पाता है, और उसको दमन करना आसान रहता है, तो अंग्रेजों ने वो सारे दमन करते गए। वो देखो ना, प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्टर तो हर कोई करता ही है ना, लेकिन 1857 जैसा विद्रोह अगर पहले हो जाता तो ये पहले ही भग जाते ये, लेकिन पहले ये दबा देते थे ना उन सारे विद्रोहों को। आएंगे इस चीज पे। तो अकाल संहिता बन गई। अकाल संहिता का जड़ क्या है, स्टैची कमीशन। स्टैची कमीशन ने समझाया होगा ना कि ऐसे ऐसे यहाँ अकाल पड़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो अकाल संहिता में एक फैक्ट ये आता है कि अगर 1/4, जैसे मैंने, ये मेरी खेती है, एक खेत है, इस खेत में अगर कुछ ऐसी समस्या आ गई कि मेरे पास जितना बीज बोया था उसका 1/4, जैसे 100 रुपये का अनाज होना था और मेरी ज़मीन में 25 रुपये का ही अनाज हो पाया, तो उसको भू राजस्व से माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक, यह समझ में कि अगर 1/4 उपज होती है किसी खेती में तो उसको भू राजस्व से माफ़ी मिल जाती थी। तो ये था अकाल संहिता में कुछ एक्ट। अब इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने सुना होगा जब गांधी जी भारत में आते हैं 1918 में, खेड़ा आंदोलन सुना होगा। 3 आंदोलन करते हैं ना शुरुआत में, वो अहमदाबाद मिल वाला, खेड़ा वाला और चंपारण वाला। तो जो खेड़ा आंदोलन था उसका संबंध यही था, किससे, अकाल संहिता से, कि 1/4 जो किसानों की रेवेन्यू माफ़ होनी थी वो लोग माफ़ नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे गांधी जी को भी लिंक कर दिया मैंने। यहाँ पे इसमें लिखेंगे अकाल संहिता वाले में एक तीर बना के, यदि 1/4 उपज न हो, यदि खेती में 1/4 उपज न हो तो भू राजस्व से माफ़ी मिल जाती थी, भू राजस्व से माफ़ी मिल जाती थी। अब ये देखो जितने भी एक्ट बन रहे हैं ना वो बस एज ए नॉमिनल हैं, नाम मात्र के हैं, उनका ग्राउंड लेवल में जब हम यूज़ देखेंगे तो बहुत कम दिखाई देगा। अब 1/4 प्रूव करने में बड़ी समस्या होती थी। अंग्रेजों को क्या चाहिए होता था, सबूत, कि हम ही को सिद्ध करना पड़ता है ना, जो एक्यूज्ड होता है उसी को प्रूव करना पड़ता है कि आई एम गिल्टी और नॉट गिल्टी। आज भी तो रूल का यही है ना, अगर मेरे पे किसी ने आरोप लगाया है तो वो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने आरोप को सिद्ध होने दूं या ना होने दूं।
तो सेम यही चीज़ है यहाँ भी इस एक्ट में। अकाल संहिता में ये चीज़ थी कि 1/4 जो हमारी रिमेनिंग क्रॉप्स है, इस चीज़ को प्रूव कौन करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लगे हैं रैयत लोग वही करेंगे, उनके पास ऐसी क्षमताएं होती नहीं थी, गरीब लोग हैं कहाँ से करते ना, तो पिसते गए वो लोग। इन एक्ट्स ये जो सुधार किए जा रहे हैं इनका कोई खास फायदा नहीं है, मैं पहले लिखा चुका हूँ, लेकिन ये प्रयास किए गए हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब हमने किए। तो ये समस्याएं थी किसकी? भू राजस्व व्यवस्था और कृषि में। तो आपको समझ में आए कृषि में क्या क्या रहा था? अकाल, भूखमरी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं अभी भी बनी रही। देखो अब देखो अभी अब सरकार में कौन आ गई है? संसद, वहाँ पार्लियामेंट का क्राउन। इससे पहले कौन थे? ब्रिटिश कंपनी राज कर रही थी ना, 1857 से पहले ब्रिटिश कंपनी का राज है। तब तक हम कह रहे हैं कि शोषण कौन कर रहा था? ब्रिटिश कंपनी कर रही थी। लेकिन अब शोषण का स्वरूप चेंज होकर अब शोषण कौन करने लग गया है? क्राउन। देखो सुधार हो रहे हैं ना, जो तुमको सुधार दिख रहे हैं इनका रिजल्ट दिख नहीं रहा है जो दिखना चाहिए था, बस ये कह रहा हूँ। तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब सेकेंड है उद्योग। उद्योगों को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इन्होंने। तो मिस्टर हिमांशु, क्या थी अकाल संहिता? फेमिनाइन कोड। अच्छा तुमने लिखा नहीं है क्या? तुमने भैया की कॉपी में क्या लिखा? लिखा नहीं आपने? और अपनी राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या? देखो अब हमारा है इंडस्ट्री डालना। अब भारत में क्रमिक रूप से उद्योगों का विकास। तृतीय चरण के उपनिवेशवाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि भारत में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कुछ सीड्स दिखाई देंगी, बीज। पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कहेंगे नहीं, वो तो आज़ादी के बाद हमको दिखाई देगा, लेकिन जो उसका एक शैशवावस्था है, एक बाल्य रूप हमको यहाँ पे दिखाई देगा। उद्योग, अब भारत में क्रमिक रूप से उद्योगों का विकास हम देखते हैं। ठीक है, आपने एक चीज़ ध्यान दिया कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के उपनिवेशवाद में अंग्रेजों ने क्या किया? जो भारत के जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको क्या कर दिया था? कोलैप्स कर दिया था। पढ़ा था हमने, वो सब खत्म हो गए थे। हुआ ये था कि जो ब्रिटिश की सूती वस्त्र की मिलें थी वो भारत की सूती वस्त्र की जो हैंडीक्राफ्ट से उनके साथ कंपेयर नहीं कर पाई, तो हमारा पूरा कोलैप्स हो गया हैंडीक्राफ्ट्स। लेकिन इसके लिए एक फैक्ट्स यूज होता है, हमारे भारत के जो दार्शनिक लोग हैं वो कहते हैं कि भारतीय जुलाहे मर कर भी नहीं मरे। इस बात को समझना थोड़ा। जुलाहे बोलते हैं ना जो कपड़ों का काम करते हैं, तो भारतीय जुलाहे मर कर भी नहीं मरे। उन्होंने क्या किया कि अब बहुत जल्दी ये शुरू हो गया कि जो ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग थे उसको काउंटर करने के लिए भारत में भी सूती वस्त्र मिलें स्थापित होने लग गई। इसमें जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो 1853 में, आपने सुना होगा, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे शुरू हुआ था। भरूच नहीं कहते? भरूच सुना है? भरूच कहाँ पड़ता है? भरूच आज की डेट में गुजरात। ये पहले भी पढ़ा दिया भैया मैंने आपको। पुर्तगाली ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? यहीं तो खोली थी, भरूच में। ये सारे बता भी रहा हूँ मैं, इन चीज़ को याद रखो ना। तो सबसे पहला प्रयास किया गया था 1853 में। क्या खोला गया था? सूती वस्त्र मिल। और दूसरा प्रयास किया गया था 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा बंगाल क्षेत्र में जूट उद्योग खोला था। तो पूरा इंडिया का जो, अगर आप स्थानीयकरण की प्रवृत्ति देखोगे तो जो पश्चिम वाला क्षेत्र था, गुजरात बॉम्बे वाला क्षेत्र, वहाँ पर सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। और पूर्वी क्षेत्र बंगाल की तरफ को क्या दिखता है? जूट उद्योग। तो जूट उद्योग और वस्त्र उद्योग में भारत फिर से अपने को
रिकवर करने लग गया। यहाँ पर रिवाइवल्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हम देखते हैं, तो ठीक है, तो इसको थोड़ा लिखेंगे। भारत में क्रमिक रूप से उद्योगों का विकास, इसमें लिखेंगे, देखो भारतीय पूंजीपतियों का, भारतीय पूंजीपतियों की पहल, ऐसे करके लिखना पहले। जो प्रयास हम देखते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी क्षेत्र में, लिखते रहो इसको, बम्बई प्रेसिडेंसी क्षेत्र में 1853 में सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना। इनका नाम था कवासजी नाना भाई, आता है कभी एग्जाम में, इनके नाम तब इम्पोर्टेंट है, कवासजी नाना भाई। तो कवासजी नाना भाई के द्वारा 1853 में, अबे 3 तो लिखा ही नहीं, 1853 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई, कहाँ, बम्बई प्रेसिडेंसी में। और क्षेत्र का नाम भी कभी आ गया तो भरोच, भरोच करके, कभी कभी भरूच भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये पहला फैक्ट है। दूसरा है कोलकाता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1855 में इनका नाम था जॉर्ज ऑकलैंड। ऑकलैंड का एक नाम और आया था ना पहले, बताओ कौन सा युद्ध हुआ था उसके टाइम पे? आंग्ल अफगान युद्ध, अफगान युद्ध, ठीक है। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी 1825 में जूट उद्योग की स्थापना, जूट उद्योग की स्थापना, ओके। ये था जो, अगर मैं इसको इंडिया मानूं तो ये वाला जो क्षेत्र था पूरा ईस्टर्न, ये है वेस्टर्न। यहाँ होंगे मेरा सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हो जाएंगे, और यहाँ पे जूट उद्योग, ठीक है। जो जूट के उद्योग हैं वो ईस्ट की ओर आ गए, और जो कपड़ा उद्योग है वो इधर को। लिख लिया आपने? कुछ छूट रहा है? तो बम्बई प्रेसिडेंसी में जो हमारे 1853 में कवासजी नाना भाई के पहल पर ये कार्य हुए, और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जॉर्ज ऑकलैंड के प्रयासों से ये प्रयास हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब उद्योग तो स्थापित हो गए, देखो समय कौन सा, 1853, 54, 55 वाला। इसके बाद विद्रोह भी होता है। कुल मिला के ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये बीज डाला जा रहा है किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उतना सफल होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ समस्याएं रही होंगी। पहली समस्या क्या है, टेक्निकल हैंड नहीं है, तकनीकी का विकास नहीं है भारत में, तो तकनीकी की कमी है। दूसरा, जो हमारी लेबर है वो स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड लेबर की भी तो आवश्यकता होती है ना। अगर इंडस्ट्री में काम करना है, हम लोग पॉलिटेक्निक या बीटेक क्यों करते हैं? ताकि इंडस्ट्री में पहले ही हमको उन कार्यों के बारे में पता लग जाता है, फिर इंसेंटिव होती है हमारी, नहीं करते हैं कार्य 1 साल के लिए। तो ये सारी से चीज़ें क्या होती हैं, इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमको क्या चाहिए, जो स्किल चाहिए उसको डेवलप करना होता है। लेकिन उस समय तो ऐसी कोई चीज़ भारत में रही नहीं होगी, तुम्हारे सामने रहा, शिक्षा पर कुछ काम ऐसा है नहीं। थोड़ा बहुत जो लोग शिक्षा में सीखेंगे उन्हीं को रोज़गार मिल पाएगा, थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। तो ये, अब इस चीज़ को अगर समझना है कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो गति पकड़ी, ओके, अच्छा दोबारा समझाना है, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हो रहा है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहली फैक्ट्री देखो तुम्हारे सामने लिखा 1853 में इनके द्वारा खोली गई, उनका नाम भी लिख दिया मैंने। 1853 में पहली फैक्ट्री है ये। और किस चीज़ की फैक्ट्री है? सूती वस्त्र कपड़े। अरे ये नाना क्या लिखा मैंने, कवासजी नाना भाई, ये इंडियन है। और दूसरा वो जॉर्ज ऑकलैंड, वो भारत इंग्लैंड का था लेकिन यहाँ का स्थायी निवासी हो जाते थे ना, क्या कहते थे हम, इंडो और जो भारतीय होते थे, एंग्लो इंडियंस टाइप। हाँ,
तो ये पहली कंपनी खोलने का प्रयास। फिर मैंने बोला कि उतने सक्सेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि स्किल्ड लेबर नहीं है, और क्या नहीं है, निवेश के लिए वैसा माहौल नहीं है। जो बैंकिंग और जो जहाँ पर निवेश करने के लिए जो पैसा मिलता है, बैंकिंग व्यवस्था सारी अंग्रेजों ने अपने पास रखी थी, तो इनको लोन भी नहीं मिल पाएगा। निवेश के लिए उधारी से काम होता है ना, तो उधार कहाँ से मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो अपनी शैशवावस्था में ही रह गया। भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम तब मिलता है जब ब्रिटिश कंपनी या फिर जो ब्रिटिश सरकार है वो समस्या में रही होगी। कब रहेगी? सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद 1929-30 की आर्थिक मंदी आती है जो, फिर तीसरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन तीनों में भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या मिलेगा? बूम। इसको समझना। हाँ ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो बूम मिलेगा वो सबसे पहले मिलेगा फर्स्ट विश्व युद्ध, दूसरा मिलेगा 1929-30 की आर्थिक मंदी। आया था ना रिसेशन? हाँ हाँ फ्रस्ट्रेट थे। हाँ हाँ, वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रहे हैं भाई जब से आ रखे हैं यहाँ। क्यों? देखो, अगर आपको ध्यान है ना, जब वो इंडिया में उनकी एंट्री हो रही है तो सबसे पहला उनका युद्ध किससे था? फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से। तो वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने निकालना किस पे था? सीधे साधा आदमी पे। हमारे भारतीय लोग तो सीधे ही होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1929 और द्वितीय विश्व युद्ध, ये था। इन तीन घटनाओं के साथ साथ भारतीय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको बूम मिलेगा। कैसे है? देखो, प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी ब्रिटेन की, वो पूरी खत्म हो जाती है, कोलैप्स हो जाएगी। इसी समय हमारे भारतीय जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मौका मिलेगा आगे आने का, क्योंकि अभी तक तो मैंने बोला नहीं, बैंकिंग वगैरह सब इन्हीं क्या था, उसको इनको मौका ही नहीं मिल पाता था। तो इसी क्रम में हम प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव देखते हैं। आपने सुना होगा घनश्याम दास बिरला जी, घनश्याम दास बिरला, इनके द्वारा वो जो जूट वस्त्र उद्योग था ना वहाँ, उसमें निवेश स्टार्ट कर दिया इन्होंने। किसने? घनश्याम दास बिरला जी ने। और दूसरा था हुकुमचंद। ये आज भी इनके नाम चलते हैं, ब्रांड हैं सारे। घनश्याम दास बिरला सुनते हैं ना, बिरला कॉलेज, बिरला, ये सब ये हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस समय के। इनके द्वारा 1927 में फिक्की की स्थापना की गई। सुना है इसका नाम? FICCI, फिक्की। सुना इसका नाम? सुना होगा, इसका एग्जाम आता भी। इसका आपके लिए होमवर्क है, इसका अभी चेयरमैन कौन है वर्तमान में, ठीक है, नोट कर लेना, आता है एग्जाम में। ये उत्तराखंड पीसीएस में 2-3 बार मैंने देख लिया है, उसमें आता है। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कह सकती हो। तो ये फिक्की थी। इसकी स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिरला और इनके प्रयासों से किया गया। ये जो संस्था बनाई गई थी, ये संस्था क्या है? इस संस्था से ये पता लग रहा है कि भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अब वो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। उनको ब्रिटिश के अधीन कार्य करने से मुक्तता मिल रही है। गांधी के बारे में तो भी पढ़ाया नहीं है, कहाँ से घसीटा है गांधी को? देखो गांधी जी के बराबर ना बुद्धिजीवी कोई नहीं रहा। तुमने एक चीज देखी है ना, इटली ने उनको क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर बोला था ना। अब वो कितना खतरनाक है। देखो गुजरात वाला, देखो ये वाला एरिया ना, तट वाला एरिया है, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है पता है आपको? लगभग 27। यहाँ तुम नंगे भी घूम सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये ठंड का है, ये ठंड में भी इतना टेम्परेचर रहता है वहाँ, एवरेज टेम्परेचर। वहाँ स्वेटर की जरूरत नहीं होती ज़्यादा, तो वहाँ पर नग्न रहना संभव है। अब तुम ये बताओ मेरे को, गांधी जी उत्तराखंड में आए कब? 2 बार आए थे उत्तराखंड में, जून में आए होंगे। देखो
और जून में यहाँ रहा जा सकता है ना, गर्मियों में ही निकलता था वो। कभी ठंड में भी आए गांधी जी यहाँ आधे कपड़ों में? अरे मर जाएगा, अटैक अटैक आ जाएगा, संभव ही नहीं है। दिमाग से खेलते थे ना ये लोग। सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है वो गांधी जी ना हमारे। उनको अर्धनग्न फकीर बनाया, क्योंकि वो मोस्टली इंडिया में जहाँ भी गए आधे कपड़ों में ही गए, और सेंटिमेंट जुड़ा था ना, लोगों को जोड़ना था। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो दिमाग से गेम खेलता था। वो उत्तर भारत की ओर तब आता था जब यहाँ क्या होती थी, गर्मी पड़ती थी। बाकी टाइम वो उधर ही रहते थे। इसी संघर्ष से विराम, संघर्ष की राजनीति है ना वो उनकी, तो यही था। ठंड हुआ तो विराम आ गया, गर्मी के दिन आ गए तो संघर्ष के लिए निकल गए उत्तर भारत के लिए फटाफट। तो स्ट्रेटेजी से चलता था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव ये पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में फिर 1929-30 की आर्थिक मंदी आएगी, इसमें हमारा जरा ये गांधी जी का प्रयास भी रहेगा बस। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, हमारे जो एक्सपोर्ट थे उनको बढ़ावा मिलेगा। ये नाम है घनश्याम दास बिरला और हुकुमचंद, इन्होंने जो वो लिखा था ना जूट उद्योग, उनमें निवेश करना शुरू कर दिया। अभी तक तो खाली शैशवावस्था में थे ना, खाली जर्जर अवस्था में थे, इन्होंने उसको मजबूती दे दी। अब इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट उसमें कर दिया। फिर इन्होंने फिक्की की स्थापना की इन दोनों ने ही 1927 में, जिसकी वजह से ये आज भी अस्तित्व में है। फिक्की इसका चेयरमैन है अभी, वो तुमको होमवर्क दिया है मैंने, कौन है ये, आज भी रनिंग में है। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होगा कि अंग्रेजों को क्या मिल जाएगा, इनकी देखो द्वितीय विश्व युद्ध अगर हो रहा है तो उनका जो लोकल जीडीपी है वो ख़त्म हो जाएगी, अपने घर का जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारे जो लोग प्रोडक्शन में लगे होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, युद्ध में। सारे बंदे तो युद्ध में चले गए, प्रोडक्शन कौन करेगा, खाने की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो उनका जो लोकल ब्रिटेन का जो प्रोडक्शन था वो ख़त्म हो गया, और उनको बाहर से तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट कहाँ से हुआ, भारत से। तो अब भारत की भूमिका एज एक्सपोर्टर बढ़ गई, तो यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों को फिर फ़ायदा मिल गया। तो जब जब ब्रिटेन में क्या आएगी, क्राइसिस आएगी, इन 3 क्राइसिस को तुम्हारे सामने रखा, तब तब हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूम मिलेगा, ये कह रहा हूँ। क्लियर? बस उसका फ़ायदा कौन उठाएंगे, इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट, घनश्याम दास बिरला, हुकुमचंद, ये लोग, इनका नाम आज भी चलता है, ब्रांड है। नेक्स्ट, अब देखो व्यापार एवं वाणिज्य में कुछ नहीं है, बस ऐसे यहीं तक क्लियर कर लेते हैं इसको। देखो व्यापार 2 प्रकार का होता है, एक दृश्य, दूसरा अदृश्य, विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड्स। दृश्य और अदृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार में हमारी वस्तुएं आती हैं और इसमें हमारी सेवाएं आ जाती हैं। ओके, दृश्य और अदृश्य व्यापार, इन दोनों पर ब्रिटेन की पकड़ बनी रहेगी। ये चीज़ होगी ना, आपने कर लिया नोट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली, वो भारत की निर्यात के रूप में भूमिका बढ़ी, इस चीज़ को जरूर मेंशन करना। व्यापार एवं वाणिज्य वाले में दृश्य और अदृश्य, आपने अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पढ़ा है भारत का, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी होगी शायद ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है हमारी एक, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है, विजिबल अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट में हम इंक्लूड करते हैं वस्तुओं को, गुड्स, और जो इनविजिबल होता है उसमें सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, ठीक। तो वस्तु और सेवा, ये दोनों में जो मोनोपोली थी वो ब्रिटिश की बनी रहेगी। ओके, क्योंकि देखो वस्तुओं के बारे में तो हम पढ़ते आ रहे हैं, भारत को क्या बनाया था, कच्चे माल का निर्यातक और विनिर्मित माल का आयातक। तो भारत क्या हो गया, एक्सपोर्टर, सॉरी इंपोर्टर। और जो भी इंपोर्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट, है ना। ट्रेड डेफिसिट समझते हो, ट्रेड को क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा कहते हैं हिंदी में। व्यापार घाटे का मतलब है हम 2 चीज़ तो करते हैं, एक बेचना, एक खरीदना, नहीं है समझ में, बेचना खरीदना। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, मान लो कि मैंने, आप हो, अपने को ब्रिटेन मान लो, तुम मान लो अमेरिका अपने को, तुम लगते भी अमेरिकन हो, नहीं कोरियन, आप कोरियन हो गए, आप भाई साहब कहीं के भी मान लो, अफगानिस्तान के मान लो, ठीक है,
और मैं इंडिया हूँ, ठीक है, जो मना रहा है वो मान लो अपने को, ठीक है, उन्होंने मान लिया। अब ध्यान से देखना, अब तुम हो कहाँ के, कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के, तुम्हारे साथ मैंने व्यापार किया, तुमको 100 रुपये का मैंने सामान बेचा और तुमसे मैंने 200 का खरीदा, 100 का बेचा 200 का खरीदा ना, तो इसमें नुकसान है किसका, मेरा, क्योंकि मैं 100 रुपये आपको ज़्यादा दिए, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ये व्यापार घाटा हो गया क्लियर। नहीं भैया, ट्रेड डेफिसिट वहीं पे हो जाएगा ख़त्म। अपने यहाँ हम टैरिफ वगैरह लगाते हैं, वो अलग चीज़ है, तो टैरिफ की बात तुम कितना भी महंगा बना दो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मैं अभी केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की तुलना में अगर इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। यस, तो ये था। तो ऐसी ये सारी समस्याएं जो थी, मतलब ये सारी चीज़ें ब्रिटेन के पक्ष में रहेगी, हमेशा ब्रिटेन क्या रहेगा, ट्रेड सरप्लस में रहेगा, इसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। भाई साहब अफगानिस्तान के थे, हो गया उनके साथ, मन की गति से हो रहा है ना उनके साथ तो 3 गुणा 10 की घात 8। तो ये हो गया पूरा हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन, भारत की इकोनॉमी कैसे प्रभावित हो रही है आपके सामने रहा। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक नीतियाँ। फटाफट देखो, आज ही ख़त्म करना है, इसमें चोट नहीं पालनी है कल की। ये लिख लिया था, सांस्कृतिक नीतियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक दोनों को एक साथ इंक्लूड करके लिख लेंगे। 5 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा नहीं। सामाजिक नीतियाँ और इधर सांस्कृतिक नीतियाँ, सांस्कृतिक नीतियाँ। और एक पॉइंट और था संवैधानिक विकास। यहाँ संवैधानिक विकास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको हमने पढ़ना है राष्ट्रवाद के साथ। अब सामाजिक नीतियाँ, सांस्कृतिक नीतियाँ। सामाजिक नीतियों में क्या है, देखो 1857 की क्रांति हो गई है। अब ये क्या करेंगे, यथासंभव व्यापक रूप से सामाजिक परिवर्तन पर जोर नहीं देंगे, अब अलगाव की भूमिका। क्योंकि देखो 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, उन्होंने कुछ बेसिक सामाजिक परिवर्तन किए थे, पढ़ाया था ना आपको, जैसे सती प्रथा उन्मूलन किया, और क्या क्या किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था, जो छोटे बच्चों को मार देना था उसका निषेध किया था, पहली क्लास में पढ़ाया था ना आपको जब आए थे फर्स्ट दिन आप। तो ये सारी समस्याएं क्या थी, सामाजिक परिवर्तन में व्यापक परिवर्तन कर रहे थे, समाज में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, 1857 की क्रांति हो गई थी। तो उन सब चीज़ों से बचना है। लेकिन जो अब रिफॉर्म्स किए जाएंगे वो राष्ट्रवादी विचारधारा के दबाव में किए जाएंगे, लेकिन मतलब लोग बोलेंगे कि आपको परिवर्तन करना है। उस क्रम में हम देखते हैं 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल कहते हैं जिसको, सहमति आयु अधिनियम 1891 में ये हो गया। फिर हम इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म देखते हैं 1929 एंड 30 में हरविलास सारदा के रूप में सारदा एक्ट। आया समझ मैंने क्या बताया। सामाजिक परिवर्तन में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया, अहस्तक्षेप नॉन इंटरवेनिंग, अहस्तक्षेप की नीति, ठीक है, इस नीति को अपनाएं। हस्तक्षेप नहीं करना है, जो परिवर्तन किए गए, जो परिवर्तन हुए वह राष्ट्रवादी दबाव में थे, वह राष्ट्रवादी दबाव में। कौन कौन से चेंजेज हुए, कुछ एक्ट्स के नाम बता रहा हूँ मैं। जैसे पहला मैंने बताया था 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल, एज ऑफ कंसेंट बिल, ठीक है। ये इनका नाम था बहराम जी मालावारी, बहराम जी मालावारी। ये सब फैक्ट याद रहने चाहिए, हाँ, कभी भी आ जाता है एग्जाम में। तो एज ऑफ कंसेंट बिल। दूसरा था 1929 to 30 में सारदा एक्ट, हरविलास सारदा के सानिध्य में, हरविलास सारदा, ये था सारदा एक्ट, सारदा एक्ट।
देखो अब जो सामाजिक चेंज हो रहे हैं, समाज में जो परिवर्तन कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी दबाव में हो रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे हो, फोर्स से डाला जा रहा है। जैसे 1891 जब एज ऑफ कंसेंट बिल आ रहा है तो बहराम जी मालाबारी के दबाव हैं उसमें। दूसरा जब हरविलास शारदा के टाइम में शारदा एक्ट आ रहा है तो उनमें ये वाला हमको दिखाई देगा, राष्ट्रवादी दबाव में हो रहे हैं। एज ऑफ कंसेंट बिल तो आप समझ रहे होंगे शायद, सहमति आयु मतलब पुरुष और महिला की शादी की आयु कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात थी, ठीक है। इस वाले में तो केवल महिला की आयु को बढ़ाना था, लड़की की एज कितनी होनी चाहिए शादी के टाइम, और वहाँ पर होना था लड़की और लड़के दोनों की एज बढ़ानी थी शादी के लिए, एडल्ट होने के लिए। एज ऑफ कंसेंट बिल तो हमेशा आज वर्तमान में तक विवाद में रहता है, पॉक्सो वगैरह में ये चीज़ें आती हैं बार बार। ये एक्ट आपको अखबारों में दिखी जाएंगी, हमेशा विवादित रहते हैं एज ऑफ कंसेंट को लेके। भारत में आज तक ये तय नहीं हो पाया ना कि कंसेंट की एज क्या मानी जाए। अभी वर्तमान में उन्होंने फिर डाउन कर दी है, लड़की की एज को 14 कर दिया है, कंसेंट एज को 14 कर दिया है शादी के लिए या फिर जो हमारे रिलेशन बनते हैं। अभी तक क्या था, पॉक्सो एक्ट में 18 वर्ष था ना, तो 18 वर्ष से उसको डाउन करके 16 बनाया, अब 14 बना दिया 14 वर्ष तक इसको हम रेप में नहीं रखेंगे ऐसा कुछ, तो ये हमेशा विवादित रहता है। दूसरा सांस्कृतिक नीतियाँ, सांस्कृतिक नीतियों में क्या होगा, इसको मैं एक शब्द में बोलूँगा, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करी की नीति अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब इसके जस्ट अगला टॉपिक कौन सा है, राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद और संप्रदायवाद साथ साथ चलेंगे। संप्रदायवाद को क्या बोलते हैं, कम्युनलिज्म एंड नेशनलिज्म बोथ आर रनिंग टू साइमल्टेनियसली इन इंडिया। सांस्कृतिक नीति में लिखेंगे फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो की नीति। इस नीति में हम देखते हैं भारत में पहली जनगणना कब होती है जी, 1881 में तो प्रथम सेंसस होती है, फर्स्ट सेंसस, प्रथम जनगणना। प्रथम जनगणना थी कैसी, जातीय जनगणना, जातीय और धार्मिक, ओके। जातीय और धार्मिक होने की वजह से अब अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा। जातीय आधार पर क्या बोलेंगे कि इतने लोग तुम क्या हो, एससी में हो, इतने एसटी में हो, इतने ओबीसी में हो, तो ये हो गया इंट्रा डिवीजन। मन में सेंटिमेंट बिठा दिया, एससी लोग हैं तो उनको बोल दिया जाएगा कि देखो तुमको पंडितों ने परेशान किया था, है ना, ऐसा कुछ सेंटिमेंट फैला देंगे। और धार्मिक में बन जाएगा हमारा हिंदू मुस्लिम संप्रदायवाद। यहाँ पर हम देखते हैं सर सैयद अहमद खान जी आएंगे, उनके दिमाग में ये बात भर दी जाएगी कि आपका शोषण हो रहा है क्योंकि तुम्हारी संख्या, तुम क्या हो, अल्पसंख्यक हो हिंदुओं के बीच में, तो मौका मिल गया और फूट डालो राज करो। समझ रहे हो, दो तरीके से, एक तो जाति होगी, जाति वजह से हिंदुओं को आपस में भिड़ा दो, तू पंडित है, तू एससी में है, तू ओबीसी में है, ओके। दूसरा है धार्मिक। धार्मिक अगर जनगणना हो रही है उसमें ये क्लियर हो गया कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, क्लियर। तो दो तरीके से क्या मौका मिलेगा, फूट डालकर राज करने का मौका मिलेगा। ऐसे चेंजेस इसमें हो रहे हैं। तो ये हमारा पूरा तृतीय चरण का उपनिवेशवाद था जो पूरा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ना है राष्ट्रवाद। देखो आपको बता रहा हूँ आदित्य, हमारा ये जो पैटर्न है ना ऐसे चल रहा था। देखो हम पढ़ रहे हैं इसमें आधुनिक भारत, ठीक है, मॉडर्न इंडिया चल रहा है टॉपिक। मॉडर्न इंडिया में मैंने 4 बुलेट पॉइंट बनाए थे। पहला था 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी। दूसरा बनाया था उपनिवेशवाद, और तीसरा होगा इसमें राष्ट्रवाद, और लास्ट होगा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वातंत्रोत्तर भारत, स्वातंत्र्योत्तर। समझे, हमने ये कंप्लीट कर दिया है, ये कंप्लीट कर दिया है। 2 बुलेट पॉइंट्स आर लेफ्ट। इनको हम नेक्स्ट क्लास में इन दोनों पर डील करेंगे। ये दोनों पॉइंट हो गए हैं, इन दोनों में लगभग 1.5 महीना लग गया है, 1 महीना और लगेगा इसमें, ठीक है। अब राष्ट्रवाद की अवधारणा आएगी पूरी, राष्ट्रवाद कैसे भारत में, उसका प्रथम चरण द्वितीय चरण अलग अलग फेज में देखेंगे, इसको आज़ादी तक लेके आ जाएंगे हम। फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, लगभग 2-3 क्लासें में इंडिपेंडेंस होने में दूँगा, ओके। कल हमारी पॉलिटी की क्लास होती है, हाँ पॉलिटी की क्लास में लेता हूँ 12 बजे से, यस 12 से 1 लास्ट क्लास में। कल पॉलिटी में चलेगा प्रधानमंत्री के बारे में देख के आना।